कंपनी जिसने अभी 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज गोइंग टू एड्रेस अ ह्यूज ईवी पावर ट्रेन मार्केट ऑफ 1 लाख करोड़ हो सकता है इस कंपनी के लिए एक हिडन ट्रम्प कार्ड। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 18 गुना तक रिजल्ट दिया है। It would be a two-bagger in next 3 years. डेफिनेटली बेनिफिट करने वाला है फ्रॉम द रिकवरी ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। They have a track record of balanced growth because इनकी आप डेट भी देखेंगे तो they are not over leveraged and they have never raised equity outside equity since listing. One of the most efficient forging player in the country. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि डेफिनेटली बेनिफिट करने वाला है from the recovery of domestic commercial vehicle in India. Sector is expected to grow by 12 to 15% in FY23 itself. Automotive sector seems to be on a secular growth path. इसलिए मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा forging stock which is going to enjoy best of both worlds because they are not just dependent on export but they have a very strong domestic play as well. I'm talking about Forging Limited. अभी 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज गोइंग टू एड्रेस अ ह्यूज ईवी पावर ट्रेन मार्केट ऑफ 1 लाख करोड़ एंड हमारे हिसाब से वो डेफिनेटली हो सकता है इस कंपनी के लिए एक हिडन ट्रम्प कार्ड। इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 18 गुना तक रिजल्ट दिया है। That's why मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्टॉक हो सकता है 2x in next 3 to 4 years. So जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में बताया था, so we will see in this video how this company is different. Just to give you a flavor of this company, that this company beats RamkrishnaForging in many management efficiency parameters. ये है one of the most efficient forging company in the country. इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कैसे इवॉल्व हुई, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपेयर करेंगे रामकृष्णा फोर्जिंग से बिकॉज वी अंडरस्टैंड रामकृष्णा फोर्जिंग क्वाइट बेटर। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम सीवी साइकिल में कहां हैं। साथ ही इस स्टॉक में की ट्रिगर्स क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है एंड व्हाई आई एम सो बुलिश on this company. So find out in next 15-20 minutes. So stay tuned till the end of this video. Forging की start हुई थी 1946 में. They started as a dealership of Royal Enfield, जो कि उस समय यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट होती थी. By 1974 they got some technology from a Japanese company जिसका नाम था टोकाई कॉर्पोरेशंस और उन्होंने एक अपना फोर्जिंग शॉप सेटअप किया by small capacity of 7080 metric ton per annum in the year 1974. 80s का वो टाइम था जब कोई फॉर्जिंग एक्टिविटी ने ओवरटेक कर लिया डीलरशिप बिजनेस को और 1991 में कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया एग्रीगेटिंग अ कैपेसिटी ऑफ 3000 मेट्रिक टन। बाय दैट टाइम द कंपनी हैड चेंज देयर नेम टू फोर्जिंग जो कि उनके ट्रू बिजनेस को डिपेक्ट कर रहा था। देन दे रीच टू पब्लिक मार्केट, दे रेज्ड आईपीओ इन 1994 जिसकी प्रोसीड से उन्होंने 12,000 MTPA का एक स्टैंड अलोन प्लांट स्टैब्लिश किया। उसके बाद वो कैपेक्स करने में कभी नहीं रुके। फिर उन्होंने 2004 में एक मेजर कैपेक्स किया जिसमें उनकी कैपेसिटी हो गई 30,000 MTPA। साथ ही दे एडेड 4 न्यू प्रेस लाइन विथ एक्सपेंशन टुवर्ड्स मशीनिंग कैपेसिटी। 2012 में भी कैपेक्स किया, 2015 में भी कैपेक्स किया और उनकी कैपेसिटी हो गई थी 60,000 MTPA। Again, a major capex was done just before the COVID that led the capacity to 1 lakh metric ton. And इसके साथ वो बन गए इंडिया के नंबर 3 फोर्जिंग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। अभी रिसेंटली उनकी एक एडिशनल कैपेसिटी इनबिल्ट हुई है जिससे इनकी टोटल कैपेसिटी 1,20,000 MTPA हो गई है बिकॉज दे हैव एडेड अ 6,000 टन प्रेस लाइन लास्ट ईयर। सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कैपेसिटी देखते हैं। फोर्जिंग ने 5 सालों में अपनी कैपेसिटी को मोर देन डबल कर दिया। 2017 में दे वर ऑपरेटिंग एट 60,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी। नाउ दे हैव एन इनबिल्ट कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 मेट्रिक एंड गोइंग फॉरवर्ड ये वहां से भी डीबॉटलनेकिंग करके 1,30,000 टन पे रहेंगे नेक्स्ट coming 2 years. During this period, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी इंटरेस्टिंगली मूव की। इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ने ऑटो साइकिल को फॉलो किया है। ऑटो साइकिल FY 18-19 में पीक आउट हो रहा था तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो FY 18 में पीक आउट हुई to 77% and from there it has dropped to less than half, यानी आधी से ज्यादा कैपेसिटी उनकी अनयूटिलाइज रही है
for last 2 years. They are target launching newer products और प्रोडक्ट्स जहाँ पे कैपेसिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक्सपोर्ट में देयर इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली स्लो डाउन बिकॉज यूएस एंड यूरोप आर गेटिंग इनटू रिसेशन. सो इंडिया में जो डिमांड आ रहा है वो कमर्शियल व्हीकल से आएगा और कमर्शियल व्हीकल में भी पर्टिकुलरली एग्री सेगमेंट. बट कम बैक टू FY22, इस कंपनी ने सक्सेसफुली अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 61% कर लिया है. नाउ FY23 में इनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिसकी बेसिस पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है दैट 2/3 ऑफ देयर कैपेसिटी वुड बी फंक्शनल ड्यूरिंग FY23 एंड गोइंग अहेड FY24 की भी अगर गाइडेंस दे जो उन्होंने हिंट किया था, दैट मींस दैट दे विल बी ऑपरेटिंग एट 77% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, which is exactly the same number जो हमने FY18 के पीक आउट में. So capacity utilization is the number कि हमें ट्रैक करना चाहिए going ahead for this company. And this outlook seems quite good. अगर ये play out होता है as management has said, तो इस कंपनी में एक inherent operating leverage है यहाँ. Forging industry में capacity build करना एक बहुत ही capital intensive काम है. Capacity overnight build नहीं की जा सकती. Capacity build करने में काफी समय लगता है, काफी कैपिटल लगता है. दिस कंपनी इज डन थ्रू दैट कैपिटल. अगर साइज की बात करें तो ये नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ साइज. बाकी कंपनियां जो है काफी छोटी हैं, तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज भी फोर्जिंग इंडस्ट्री में मिलता है. तो साइज इज डेफिनेटली एन एडवांटेज. तो MM फोर्जिंग इज अ मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक. हिस्टोरिकली इस कंपनी ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है. लास्ट ईयर में भी इन्होंने 54% एक्सपोर्ट किया है, इसमें ज्यादातर 20% यूरोप को एंड 20% यूएसए को. सो इन दोनों मार्केट में इनकी काफी गहरी पकड़ है. डोमेस्टिक मार्केट शेयर इज 46%. सेगमेंट वाइज 85% रेवेन्यूज कमर्शियल व्हीकल से आता है. 10% इज कमिंग फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल यानी कार्स. और नॉन ऑटो रेवेन्यू जो लार्जली रेलवे और डिफेंस ये सब सेगमेंट से वो 5% तक अर्न करते हैं. एक एफिशिएंट कंपनी को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है एक कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. और इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली 16% से ऊपर रही है ओवर लास्ट 7-8 years. इट हैज पीक्ड अराउंड 20-22%, बट ये एक बैंड में रही है विच इज नॉट वेरी फ्लक्चुएटिंग. ये बताता है कि ये कंपनी के प्रोसेसेस रोबस्ट है. तो ऑपरेटिंग मार्जिन का बॉटम लाइन तक फ्लो होना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इस कंपनी को कंपेयर किया मैंने रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड से. जो ब्लू लाइन में जो नंबर है दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ MM फोर्जिंग व्हिच इज ऑलवेज अबव द ऑरेंज लाइन. ऑरेंज लाइन इज रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड. सो क्लियरली ये एक अपने से बड़े साइज वाले कंपटीशन से बेटर प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो दैट शोकेस की इनकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है. और इसमें आप एक नोटिस करेंगे इन्होंने कंसिस्टेंटली 6 to 7% से 10-11% के ब्रैकेट में ऑपरेट किया, जबकि RK फोर्जिंग की प्रॉफिट मार्जिन काफी फ्लक्चुएट कर रही है. इट शोकेस की इस कंपनी की प्रोसेसेस काफी रोबस्ट है और इनकी सप्लाई चेन काफी स्टैब्लिश्ड है. दे आर एबल टू पास ऑन देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट हाइक विद अ डिले. इन्होंने अपने मैनेजमेंट कॉल में क्लियरली बताया दैट बिना रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस पास ऑन किए तो फोर्जिंग इंडस्ट्री में वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते. सो क्लियरली ये कंपनी अपने कॉस्ट को पास ऑन कर पाती है और ये इनके प्रॉफिट मार्जिन से क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट भी हो रहा है. रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड की मार्जिन फ्लिकरिंग है तो कभी वो ज्यादा वोलेटाइल है. सो उससे ज्यादा मुझे ये MM फोर्जिंग में की कंसिस्टेंसी मुझे बेहतर लगी. अब कोई भी कंपनी अगर कैपेसिटी तो बिल्ड कर लेती है बट उसको टर्न करना, उसको स्वेट करना, उससे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने में कितने सक्षम है वो उस कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है. तो एसेट टर्न्स इज अ पैरामीटर व्हिच हिंट्स की कौन सी कंपनी एफिशिएंट है. तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने अराउंड 2 का एसेट टर्न मेंटेन किया है. ऑरेंज में जो लाइन है दैट इज MM फोर्जिंग. सो इट हैज ऑलवेज बीन अबव RKFL की जो ब्लू लाइन है उससे ऊपर रही है. सो क्लियरली दे हैव बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर पीयर्स. So over 10 years average profit margin, gross margins और net और operating profit margin ये तीनों numbers को मैंने collate किया है and compare किया है with between RK Forging and MM Forging. So जो orange bars हैं these are RKFL and blue bars are MM Forging. Clearly gross margin में they are beating RK Forging hands down. Operating margin में दोनों बराबर पे आ जाते हैं but profitability की जब बात करते हैं ultimately bottom line की प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने 8% पे मेंटेन की है नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर पास्ट 10 years अगेंस्ट
RKFL 5%. So they are definitely one of the most efficient forging player in the country. कोई भी कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी से ग्रो नहीं कर सकती, they have to generate cash flows. So cash flow from operation is a good metrics. उसमें अगर हम देखें तो they are competing in cash flow from operation in RK Forging with around 878 crores के against में RK Forging has generated roughly 10,086 crores of cash flow from operation because they are bigger in size. वहीं EBITDA में भी this company has generated 1193, जब RKFL has generated 2200 crores of EBITDA. But cash flow from operations में वो उतना reflect नहीं हो रहा है. CFO by EBITDA की बात करें तो MMF has better CFO by EBITDA than RK Forging. Every 4 rupee earn as EBITDA, उसमें से 3 रुपये MMF has been able to convert in a form of cash. जबकि अगर 4 रुपये EBITDA के फॉर्म में रामकृष्णा फोर्जिंग अर्न करती है तो सिर्फ 2 रुपये वो बचा पाती है एज अ कैश. सो कैश रियलाइजेशन में भी वो अपने पीयर से बेटर है. तो दैट रिजल्ट्स इनटू फ्री कैश फ्लो जनरेशन. तो ओवर 10 इयर्स फ्री कैश फ्लो दोनों कंपनियों ने नहीं बनाया है बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूजली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. सो -79 करोड़ फ्री कैश फ्लो बनाया है जबकि RKFL ने -960 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, यानी कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है. सो इन ऑल दिस पैरामीटर 3-4 पैरामीटर्स they are beating RKFL. Why they are beating RKFL in the matters of cash flow? तो वो जानने के लिए हमें कैश कन्वर्जन साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा. और कैश कन्वर्जन साइकिल के मामले में ये कंपनी मार्केट लीडर्स को भी बीट कर रही है. इस कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल इज अराउंड 100. वहीं इनके पियर्स की यानी भारत फोर्ज एंड RKFL इज ऑपरेटिंग एट रफली 170 डेज. वर्किंग कैपिटल डेज में भी ये 50 पे हैं और इनके पियर्स जो है वो मोर देन 100 and 150 डेज पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो दे आर very efficient in terms of cash flows. At the first place, मैं इस सेक्टर में क्यों इंटरेस्टेड हूँ? बिकॉज RK Forging ने भी अपनी मशीनिंग कैपेसिटी बढ़ाई है और उसके कारण उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी काफी इनहेंस हुई है लास्ट 1-2 years. एंड सिमिलर गेम MM Forging इज प्लेइंग, क्योंकि MM Forging ने अपनी मशीनिंग कैपेसिटी 51% कर ली है इन करंट ईयर एंड दैट इज अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट. सो अगर हम मशीनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखें तो FY21 में वो 43% पे थे और FY22 में अराउंड 50% वो मशीनिंग से अर्न कर रहे हैं. तो मशीनिंग इज हाई EBITDA मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस and going forward they are trying to make it 65% by FY24. That's the interesting part because जहां इनकी कैपेसिटी भी डबल हो रही है, ऑलमोस्ट 1,30,000 मेट्रिक टन हो जाएगी by FY24 और मशीनिंग कंपोनेंट को भी वो ऐड कर रहे हैं, मशीनिंग कैपेसिटी भी इनहैंस कर रहे हैं. That will result into huge margins for this company. They are clearly saying that the long profit is in machining. So इनकी जो कैपेक्स जो गोइंग फॉरवर्ड हो रही है, जो रफली 300 करोड़ का कैपेक्स FY23 में करने वाले हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ इट 66% यानी 200 करोड़ इज गोइंग टू मशीनिंग कैपेसिटी एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स डीबॉटलनेकिंग सो दैट इनकी कैपेसिटी 1,20,000 से बढ़ के 1,30,000 हो जाए. सो कंपनी इज फुल्ली फोकस्ड ऑन machining and machining is a margin accretive game. So that leads me to this, that there is a rise of machine for this company. जैसा कि Terminator मूवी में हुआ था कि rise of machine में the hero was Arnold Schwarzenegger. तो इस मूवी का Arnold Schwarzenegger कौन है? Let's meet him. His name is Vidya Krishnan. He passed out from IIT Madras और ये बेसिकली थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और इनके भाई भी इस बिजनेस में इनका हेल्प करते हैं. बट इनके भाई जो है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस देखते हैं. And Mr. Vidya Krishnan, who is the managing director, ये इंडिया का ऑपरेशन देखते हैं एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं. So if you have to bet on a jockey, then I would bet on this jockey. YouTube पे इनके कुछ वीडियोस, इंटरव्यूज भी हैं, उसमें इन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया. राइट नाउ इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही हैज डेडिकेटेड टीम एंड ऑपरेटिंग जो उनका कैश फ्लो जहाँ से आता है मेन ऑपरेशन के लिए दे हैव डेडिकेटेड डिफरेंट टीम. So the company has put people and invested heavily into their employee, paying decent wages so that की quality employee इनके पास रहे. और that's how I see कि ये management काफी focused है in terms of creating value. and उसके लिए उन्होंने different teams बनाई है और बहुत ही lucid इनका organizational structure है. So I see that they are well placed to lap up in coming साइकिल. बिजनेस में इनका ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है? इस कंपनी ने वेरी रिसेंटली, अभी से 15 दिन पहले, एक कंपनी है अभिनव रिजेल में इन्वेस्ट किया. इससे स्टार्टअप. तो इस कंपनी में इन्होंने 88% स्टेक लिया है एंड
उन्होंने 200 करोड़ तक एलोकेट कर रखा है फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। दिस 200 करोड़ मींस सीरियस बिजनेस। अभिनव रिजेल एक यूनिक कंपनी है जिसमें 3 लोगों ने मिलकर सेटअप किया है, इंक्लूडिंग अभिनव रिजेल। तो इन्होंने एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का पेटेंट फाइल किया है दैट विल रिजल्ट इनटू अराउंड 25% बेटर थर्मल एफिशिएंसी ओवर कन्वेंशनल ट्रैक्शन मोटर्स। सो जो ईवी में ट्रैक्शन मोटर्स आर गोइंग टू बी मेजर कंपोनेंट। तो जो मोटर होते हैं वो ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, उसमें ये 25% बेटर एफिशिएंट मोटर्स के साथ आ रहे हैं। दे हैव मल्टीपल पेटेंटेड इनोवेशंस जहां पे डिजाइन यील्ड्स जो है वो 15% इंप्रूव हो जाएगा ओवर ड्राइव साइकिल एफिशिएंसी ओवर कन्वेंशनल ट्रैक्शन मोटर्स। तो इनका समरी ये है कि एटिपिकल ईवी यूजर कैन ट्रेवल 15% मोर डिस्टेंस ऑन एवरी चार्ज। सो अगर आप एक टिपिकल ट्रैक्शन मोटर्स वाला ईवी लेते हैं एंड अभिनव रिजेल कंपनी का ईवी लेते हैं, देन दिस रिजेल ईवी विल लास्ट 115 किलोमीटर, जबकि कन्वेंशनल ट्रैक्शन मोटर्स विल लास्ट 100 किलोमीटर। सो 15 किलोमीटर मोर पर चार्ज। So that's the efficiency I'm talking about. इसके अलावा EV पैक की भी साइज will be smaller by 15%. So उसमें कॉस्ट भी कम लगेगा. That will help into affordability of EV. So अच्छा यूज केस है, कैपिटल कॉस्ट भी कम होगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगा. So I think that this kind of innovation has a definite futuristic value in it. That's why Forging is investing 200 crores, kind of owning 88% of this patent now. So I think कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का जब मर्जर हो रहा है तो we can see very interesting thing coming out from here. रिजेल की खासियत यह है कि their product range is huge. It can be used for wide spectrum of customer requirement. साथ ही ये 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler और commercial vehicle market सारे मार्केट को कैटर कर सकते हैं using this product. और ये सिर्फ theoretical कंस्ट्रक्ट नहीं है. 15% की सेविंग इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो रफली सिर्फ 3% का मार्जिन इसमें डिफरेंट है. यानी इन्होंने 100 प्रॉमिस किया था तो they have reached 97% efficiency. सो डिजिटल डिजाइन को मैन्युफैक्चर करके जो एफिशिएंसी मिल रही है वो भी ऑलमोस्ट कम 97% है. दैट शोकेस ह्यूज प्रॉमिस फॉर दिस कंपनी. सो आई एम सीइंग कि रिजेल को अगर ये ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग 200 crores, तो डेफिनेटली इट विल ऐड टू देयर बॉटम लाइन and after 2-3 years. They are creating a startup to produce electrical and electronic components and sub-assemblies for industrial, consumer and automotive applications under a company called Suvarchas Vidyut Private Limited, which is a wholly owned company subsidiary जहां पे उन्होंने 25 करोड़ और इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है. So they are preparing themselves for the next leg of growth. What I like about the management is that they have a track record of balanced growth, because इनकी आप debt भी देखेंगे तो they are not over leveraged and they have never raised equity outside equity since listing. So ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जब कंपनी 18 गुना हो चुकी है पिछले 10 साल में, बट दे हैव नॉट टेकन आउटसाइड इक्विटी. ये दिस इज अ लिविंग प्रूफ कि ये कंपनी काफी बेटर मैनेज्ड है. इस कंपनी की डीएनए स्ट्रांग है. दैट शोकेस द टेक्नोक्रेट लीडरशिप विद विजन. मिस्टर विद्याशंकर इज डेफिनेटली अ टेक्नोक्रेट जिसपे मैं एक कॉल ले सकता हूँ. इस कंपनी की इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस कंपनी की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, because the company is not acquiring other companies for market presence, but they are acquiring them for forward integration and for backward integration as well. Track record पे ध्यान दें तो 2018 में MMF ने acquire किया था DVS Industries. It's a Noida based small company. DVS ने बाद में अमूल ऑटो कंपोनेंट्स रुद्रपुर का एक प्लांट जो कि क्रैंकशाफ्ट मशीन बनाता है वो अक्वायर किया 2019 में. फिर 2020 में MMF ने अक्वायर किया क्रैंकशाफ्ट मशीनिंग लाइंस ऑफ BSN इंडस्ट्री. 2021 में they acquired a crankshaft machining facility of MTech Auto जो कि bankrupt हो चुकी है. और recently they have acquired Kafoma Auto Part, which is a very interesting company because they are a large independent supplier of machined crankshaft. तो crankshaft जो है वो engine का part होता है और crankshaft machining very difficult, and this is one of the company जो ये कर रही थी basically for tractor segment and industrial segment. So जहाँ पे Forging is not much present, और ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए भी ये कंपनी के पास एक प्रोडक्ट हो जाता है आफ्टर दिस एक्विजिशन. और कफोमा इज अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. सो कफोमा के कारण इनकी मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन्स बेटर हो जाएंगी बिकॉज मशीनिंग पोर्शन पे ज्यादा काम करते हैं कफोमा. सो दैट्स हाउ दे आर सेइंग दैट their margins are going to stay afloat at higher level. So now $1 million question is कि क्या ये कंपनी 3 सालों में 3 या 4 सालों में 2x का ग्रोथ
जनरेट कर पाएगी या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक चीट शीट बना रखा है आपके लिए। सो बेसिकली कंपनी की लॉन्ग टर्म पी जो है वो 22 के आसपास रही है। एंड करेंटली कंपनी की जो प्रॉफिट है जिसको मैं पी से मल्टीप्लाई करके करंट मार्केट कैप रीच कर सकता हूँ वो 2000 करोड़ की करंट मार्केट कैप है। तो रफली 22 लॉन्ग टर्म एवरेज है और 21 के पी पे करेंटली वो ट्रेड कर रही है। आफ्टर 3-4 ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि एग्जिट जो होगा वो कंपनी का 20 के पी मल्टीपल पे होगा। किसी भी स्टॉक में 25% का रिटर्न चाहिए होता है बिफोर आई पुट अ मनी इनटू इट। तो फॉर 3-4 ईयर्स अगर मैं 25% से कंपाउंड करना चाहता हूं तो मेरी अर्निंग को भी कंपाउंड करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे मैंने इस कंपनी की जो एग्जिट मार्केट कैप होगी वो 2000 पे एंट्री किया है। तो रफली 4000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए सो दैट वी कैन एग्जिट एट 25% CAGR आफ्टर 3 ईयर्स। तो उसको अगर मैं मार्केट कैप को उस समय के एग्जिट पी से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 20 का एग्जिट पी मैं दे रहा हूँ, तो रफली 200 करोड़ का FY25 का प्रॉफिट होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की रफली 10% के आसपास रही है। सो 10% की नेट प्रॉफिट मार्जिन से मैं अगर उसको डिवाइड कर देता हूँ देन आई गेट टू सी FY25 सेल्स ऑफ रफली 1958 करोड़ और करंट जो सेल है वो 1200 करोड़ के आसपास है। So the company has to do an additional sale of 750 odd crores. So उसमें 750 करोड़ कहाँ से आएगा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो करंटली कंपनी ने 300 करोड़ का कैपेक्स किया और दे हैव गाइडेड कि इस 300 करोड़ के कैपेक्स से दे वुड बी एबल टू जनरेट 400 करोड़ ऑफ टॉप लाइन। सो 400 करोड़ वहां से आ गया ओवर 2-3 ईयर्स। नाउ स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 350 करोड़। अब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखें और कंपनी की कैपेसिटी देखें तो FY23 में 1,30,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी इनकी होगी और जबकि पिछले साल इनकी कैपेसिटी 1,20,000 ही थी एनुअलाइज बेसिस पे और प्रोडक्शन 61,02,000 टन का था। रियलाइजेशन पर टन जो पिछले साल के सेल्स से मैं इस प्रोडक्शन को डिवाइड कर दूं, पिछले साल का जो मेरा सेल्स था 1200 करोड़ को डिवाइड कर देता हूं मैं 61,000 टन से, तो मुझे 0.20 करोड़ पर टन का रियलाइजेशन हो रहा है। तो मुझे इस गैप को जो 350 करोड़ का गैप है उसे फिल करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा एडिशनल, तो दैट वॉल्यूम इज 18,000 मीट्रिक टन। सो इस 18,000 को मैं अगर ऐड कर देता हूँ 61,000 से, दैट इज रफली 80,000 मेट्रिक टन। सो दैट 80,000 मेट्रिक टन वुड गिव मी द एडिशनल रेवेन्यू रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग माई गोल ऑफ 25% कैगर। सो एडिशनल रेवेन्यू को ऐड करके जो कैपेसिटी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है 80,000 MT अगेंस्ट 1,30,000 MT। सो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इफेक्टिवली FY25 में मुझे चाहिए वो 61% का है एंड करेंटली भी ये कंपनी 61% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है। तो मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में जंप नहीं चाहिए फॉर मी टू मेक मनी। सो दैट इज वन वेरिएबल आई हैव रिड्यूस्ड कि चलो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर डिसेंट भी रहती है करंट लेवल पे विच इज नॉट वेरी हाई, तो भी ये कंपनी जो मेरा जो 2x का ग्रोथ है उसे अचीव कर सकती है। सो मैंने काफी कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं और कंपनी का गाइडेंस भी FY25 में 2000 करोड़ के रेवेन्यू को रीच करने का है। सो आई एम ऑन द सेम पेज एज कंपनीज। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर फ्रॉम हेयर टू FY25 और 26 टू रीच 2000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन, जिसके बदौलत वो रफली 200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी एंड देन बिकॉज देयर नेट प्रॉफिट मार्जिन इज क्वाइट स्टेबल, सो हम एक सस्टेनेबल कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट वुड बी अ टू बैगर इन नेक्स्ट 3 years इफ दिस वर्क्स आउट। सो दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस इन द कमेंट। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द साधन कंटेंट सो दैट वी कैन ब्रिंग डीप एनालिसिस वीडियोस सो दैट आप सीखें। बेसिकली आइडिया ये है कि आप इन वीडियोस को देख करके समझ करके खुद ही इन्वेस्ट करना सीखें। इफ यू नीड एनी हेल्प देन यू कैन ज्वाइन साधन मेंबरशिप फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई बाय। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं देन यू कैन बिकम साधन मेंबर। इस कंपनी की एक कैपेबल मैनेजमेंट है, इस कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत सही है और हम एक सीवी साइकिल में हैं, सो एक मार्केट बीटिंग रिटर्न तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड गेम हियर। एक डिस्क्लेमर ये है दैट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एंड आई ओन दिस स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।